हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेड़ हमारे जीवन का आधार। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस अध्याय के माध्यम से हमें वृक्षों का महत्व बताया गया है। वृक्ष हमारे उपकारी बंधु हैं। वृक्षों से हमें गोंद, रबड़, लाख, कई प्रकार की दवाइयाँ, ईंधन की लकड़ी, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर जंगल न होते, बस्तियों के आसपास पेड़ पौधे न होते, पहाड़ों पर हरियाली न होती, तो यह सब कैसे लगता और क्या होता। सच तो यह है कि तब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि जीवधारियों के जीवन के लिए वनस्पति बहुत जरूरी है ना बच्चे। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर जंगल ना होते, पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता? ऑक्सीजन भी नहीं होती, हम भी नहीं होते और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। जब मानव जीवन का विकास हुआ, उससे पहले ही पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। मानव जगत से पहले वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधों का विकास हुआ था। तब मानव ने पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त किया था, उनका आश्रय भी प्राप्त किया था। वह वृक्षों के तले रहता था, है ना। पेड़ पौधों को ही खाता था, उनके नीचे ही रहता था, उनकी छाल और पत्तों से अपना तन ढकता था। उनके पत्ते, कलियां, कंदमूल, कंदमूल क्या होता है बच्चे? जड़ों और फल फूल खाकर वह अपनी क्षुधा शांत करता था, यानी कि अपनी भूख शांत करता था। उनके टहनियों और पत्तों से उसने अपने आश्रय स्थल बनाए। आग का आविष्कार हो जाने पर उसने वृक्षों की लकड़ियां जलाकर शीत से अपनी रक्षा की और भोजन के विधि में सुधार किया। और जब आग का आविष्कार हो गया, पेड़ पौधों की लकड़ियों को जलाकर उसने अपनी ठंड को दूर किया और भोजन को पकाना भी सीखा। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल से ही पेड़ पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी बंधु रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ही पेड़ पौधों का हमारे ऊपर एक उपकार रहा है। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द हैं बच्चे जो आपको याद करने हैं। पहाड़, पर्वत, शिखर, पेड़, वृक्ष, तरु, मानव, मनुष्य, व्यक्ति। ठीक है, वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। पेड़ पौधों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु यह दुर्भाग्य ही है कि आज जबकि मानव सभ्यता विकास के शिखर को छू रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई ने वृक्षों के अस्तित्व को अभूतपूर्व खतरा उत्पन्न कर दिया है। अमूल्य वन संपदा विलुप्त हो रही है। विलुप्त मतलब गुम हो रही है, कम हो रही है। उनमें निर्भय विचरण करने वाले दुर्लभ प्रजातियों के जीवों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है और ये दुर्लभ प्रजातियां विनाश की कगार पर खड़ी हैं। तो देखा आपने, जो मानव जो है प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, उससे ये वन संपदा जो है, जो हरी भरी धरती है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है ना। और जो प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं, जंगलों में रहती हैं, वो भी विनाश के कगार पर आ खड़ी हुई हैं, यानी वो भी विलुप्त होने वाली है। वृक्ष अमित दानी है, ये हमें रसीले और शक्ति से भरपूर फल देते हैं। और वनवासी लोग वृक्षों के कंदमूल और फलों पर गुजारा करते हैं। जो वनवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो तो पेड़ों की जड़ें और फल ही तो खाकर गुजारा करते हैं। शहरों में यह फल आय और रोजगार का साधन है, और फल जो है शहरों में आय और रोजगार का साधन है। बहुत सारे लोग फल बेचकर पैसा कमाते हैं और अपने घर का जीवन यापन करते हैं। फलों और उसके अन्य उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है। आयात निर्यात मतलब जहाँ पर जो फल नहीं लगता वहाँ पर हम उसका निर्यात करते हैं, जहाँ पर फल नहीं होता वहाँ पर हम उसको लेकर आते हैं, वो आयात निर्यात हो गया, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, राइट। वृक्ष हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं। क्या क्या करते हैं वृक्ष? फल देते हैं हमें, है ना, हरियाली देते हैं, छाया देते हैं,
तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, प्राण वायु देते हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो भी काम आती हैं, छाल काम आती है, फल फूल काम आते हैं, पत्ते भी काम आते हैं। इनके तने से मकान के लिए दरवाजे, चौखट, कड़ियाँ बनती हैं और ड्राइंग रूम की तरह ड्राइंग रूम में रखने के लिए तरह तरह का फर्नीचर बनता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ी भी इन्हीं से प्राप्त होती है। बहुत से वृक्षों से लाख, गोंद, रबर, बेरोजा और तारपीन का तेल मिलता है। वृक्ष औषधियों के भंडार हैं। नीम, आंवला और बहेड़ा, हरड़, अमलतास, अशोक आदि से औषधियां बनती हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। वृक्ष हरा रहता है तब भी काम का है, सूख जाता है तब भी काम का है। वृक्षों की सूखी टहनियाँ और सूखी लकड़ी ईंधन के काम आती है और वृक्षों के हरे सूखे पत्तों से उत्तम खाद बनती है। तो देखा आपने, पेड़ हमारे कितने काम आते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और वृक्ष जो है वो क्या रोकते हैं, सॉइल इरोजन को, यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, भूस्खलन होने लगते हैं। जिस जगह वृक्ष नहीं होते वहाँ पर उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती, तो पेड़ जो है वो वर्षा लेकर आते हैं। पर्याप्त वर्षा न होने से खेती नहीं हो सकती, मनुष्य और पशुओं के लिए पानी की दिक्कत होती है। वृक्षों का सफाया होने पर रेगिस्तान सूरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगता है और मरुस्थल के निवासियों का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। नॉर्मल जो धरती होती है ना, वो भी अगर बारिश नहीं होगी तो कैसे बन जाएगी, रेगिस्तान। और रेगिस्तान में आपने देखा है ना, जीवन कितना कठिन होता है। जहाँ वन होते हैं वहाँ पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सच तो यह है कि वनों से पशुओं की रक्षा होती है और पशुओं से वनों की। वन पृथ्वी के सभ्य समाज से दूर जीवन बिताने वाली जातियों की शरणस्थली हैं। वे वनों से कंदमूल, फल फूल खाकर और आवश्यकता अनुसार वन्य जंतुओं का शिकार करके तथा थोड़ा बहुत खेती करके अपना गुजारा करते हैं। वृक्षों से इनका बहुत पुराना नाता है। वनों में वृक्षारोपण की जरूरत नहीं होती। वृक्षारोपण क्या होता है, पेड़ों को बोने की जरूरत नहीं होती। वनों में अपने आप ही प्राकृतिक तौर पर वृक्षों का प्रजनन और संहार होता रहता है। मनुष्य के लोभ का अंत नहीं है। अब पहले ही पेड़ हमें कितनी सारी चीजें देते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य का लालच जो है वो कहीं भी नहीं रुकता। उसकी सर्वभक्षी की सब कुछ चाहिए, उसकी सर्वभक्षी भूख का भी अंत नहीं है। उसने प्रकृति की संपदा को नष्ट करने का मानो बीड़ा ही उठाया हुआ है। विकसित देशों के पास अपार धन है। उनकी गिद्ध दृष्टि विकासशील और अविकसित देशों की अक्षय वन संपदा पर पड़ी। उन्होंने लकड़ी के मुंह मांगे, दाम देने का लालच किया। उन्हें अपने ड्राइंग रूमों को सजाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, भारी भारी नौकाएं और जहाज बनाने के लिए, पैकिंग, केसिंग के लिए और ऐसे ही अनगिनत कार्यों के लिए हर तरह की लकड़ी चाहिए थी। तो उनके देश में लकड़ी पर्याप्त मात्रा में तो मिलती ही नहीं, और अगर मिलती भी है तो वह अपनी वन संपदा को नष्ट क्यों करे। देखा आपने, जो विकसित देश हैं वो कितने बुद्धिमान हैं, अपनी वन संपदा को नष्ट क्यों करे। वो क्या करते हैं, वो हमारे देशों को क्या बोलते हैं कि हमें पेड़ चाहिए, है ना। बस उनकी मांग पर उचित और अनुचित तरीकों से विकासशील और अविकसित देशों में अंधाधुंध वनों को काटना शुरू हुआ और यह सिलसिला आज तक जारी है। कुछ डॉलर, पाउंड या रुपयों के प्रलोभनों में इतनी बड़ी हानि, कुछ पैसे कमाने के लिए इतनी वन संपदा को हानि पहुंचा रहे हो, जो वन इतने जरूरी हैं। यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं तो और क्या है। जो हाथ भोजन देता है, क्या उसे काट देना मूर्खता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा का संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया था। अपने पेड़ों को उन्होंने बचाया, उसको बढ़ाया भी। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किए। सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की। तुलसी, कदली, आंवला, बहेड़ा, हरड़, कदम्ब, अशोक,
बिल्व, वट, पीपल और शलमली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। नीम के बारे में घोषित किया कि सर्व रोग हरो निम्भ, और वृक्ष लगाने को पुण्य और काटने को पाप कहा। तो देखा हमारे पूर्वजों ने वृक्षों को कितना माना है। नीम को उन्होंने घोषित किया सर्व रोग हरो निम्भ। जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम की निम्बोली होती है, नीम का जो पेड़ होता है ना बच्चे, उससे सारे रोग कट सकते हैं। और वृक्ष लगाने को पुण्य कहा, और उन्होंने पाप किसको कहा? वृक्षों को काटना पाप कहा। छोटे पेड़ काटने को शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध माना गया। भारत में वनों के विनाश का सिलसिला अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने आबनूस और महोगनी जैसे वृक्षों का तो सफाया ही कर दिया। रेल के सलीपरों के लिए शीशम और सागवान की अंधाधुंध कटाई हुई। टारपीन का तेल और बेरोजा प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर देवदार के स्थान पर सत्यानाशी चीड़ के पेड़ लगाए गए। पहले किसके पेड़ होते थे? देवदार के, और उसकी जगह किसके पेड़ लगाए? चीड़ के पेड़ लगाए। तब जगह जगह सघन और विशाल वन प्रदेश तैयार हो गए। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं गांव का अपना वन खंड भी होता था, जिसकी सुरक्षा का भार गांव की पंचायत पर था। गांव की पंचायत क्या करती थी? जो वन भाग होता था उसकी रक्षा करती थी। हर एक गांव में पहले वन भाग भी होता था। आज स्थिति यह हो गई है कि ये वन खंड उजाड़ हो गए हैं। स्थानीय दादा लोगों, ठेकेदारों और अधिकारी वर्ग की मिली भगत से धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। आज तो कोई वन खंड नाम जैसी चीज ही नहीं है। जहाँ पर जिसकी दादागिरी चलती है वहीं पर पेड़ों की कटाई करा देते हैं। मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों की चांदी हो रही है, और कुछ लोगों की जो उसे बेच देते हैं उनकी चांदी हो रही है, यानी कि वो पैसा कमा रहे हैं। सरकारी वन संपत्ति सरेआम लुट रही है। अब पेड़ क्या है? सरकारी, है ना। सरकारी वन संपत्ति जो है वो सरेआम लुट रही है। परंतु हर बात की एक सीमा होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों ने, विशेषकर वहां की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाकर इस लूट को चुनौती दी। लेकिन उत्तराखंड में क्या किया? महिलाओं ने कौन सा आंदोलन चलाया? चिपको आंदोलन। पेड़ से वो चिपक गए और उन्होंने बोला हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। गांधी जी के हरिजन उद्धार, स्वदेशी प्रचार और विदेशी बहिष्कार, गोरक्षा, खादी प्रचार जैसे आंदोलन के बाद या तो विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन ने देश विदेश में लोगों का ध्यान आकर्षित किया, या वनों और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से किए गए चिपको आंदोलन ने। जोधपुर राज्य में 300 वर्ष पूर्व बिश्नोई जाति के लोगों ने भी खेजड़े के वृक्षों की रक्षा के लिए ऐसा ही आंदोलन चलाया था। संतोष की बात यह है कि आज लोगों को और सरकार का ध्यान वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर गया। आशा है कि हम अपने इन परम उपकारी बंधुओं का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बच्चे एक संदेश है। पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिसे मनुष्य और सभी जीवित और उपभोगी उपभोग करते हैं। ठीक है, जीवित जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं। पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, और पेड़ों का संरक्षण तथा संवर्धन करेंगे तथा देश के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे। संवर्धन क्या होता है बच्चे? बढ़ाना। संरक्षण भी करेंगे और उसको बढ़ाएंगे भी। और वृक्ष को एकदम काटने की अपेक्षा उम्र भर उससे ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, फल फूल, बीज, तेल और लकड़ी प्राप्त करते रहने में तथा सूखने के बाद उससे सूखी लकड़ी प्राप्त करने में अधिक लाभ है। उसको काटना नहीं चाहिए। उसे एकदम काटना तो मिलीभगत कार्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या ने भी वनों के विनाश में कम भूमिका नहीं निभाई। दूसरा कारण क्या है? जनसंख्या जो बढ़ रही है, दोगुनी चौगुनी जो जनसंख्या हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? उनके भोजन की डिमांड को पूरा करने के लिए, कृषि के लिए वनों को काट रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं रहने के लिए, राइट।
जो हुआ सो हुआ। अब अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य समझकर वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। सूखा, बाढ़, प्रदूषण, वर्षा की कमी आदि के रूप में वृक्ष काटने के दुष्परिणाम हम भोगने लगे हैं, पर ये तो मात्र चेतावनियां हैं। अगर हमने फिर भी नहीं समझे, अगर हम सचेत नहीं हुए टाइम रहते, तो मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ों के कारण ही, वन संपत्ति के कारण ही हमारा अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, तो पेड़ आपको नहीं काटने चाहिए और आपको पेड़ लगाने चाहिए। तो ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास जो है वो स्वयं करेंगे।